नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री की। बहुत दिनों के इंतजार के बाद राजस्थान के सीएम का नाम घोषित हुआ। भजन लाल शर्मा भरतपुर से आने वाले और सांगानेर के विधायक। सांगानेर जयपुर में एक विधानसभा है। इनके साथ हुआ है 2 डिप्टी सीएम्स का भी ऐलान, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, और साथ ही विधानसभा स्पीकर बनाया गया है वासुदेव देवनानी को। आज जानेंगे कि नए सीएम की कहानी क्या है और नाम सबके सामने लाने के पहले भाजपा को कितना मंथन करना पड़ा, इसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि भाजपा इन नामों के ऐलान के साथ कैसे तैयारी करती है और कैसे विरोधाभासों का शमन किया जाता है इन सारी मीटिंग्स में। और साथ ही बात करेंगे कि भाजपा ये जो 3 राज्यों के लिए नए चेहरे लेकर आई है, उनसे पार्टी के लिए साल 2024 में होने वाले लोकसभा का रास्ता कैसे खुलता है। बात शुरू करते हैं जयपुर से। 11 दिसंबर को जब उज्जैन से आने वाले विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया था तो जयपुर में बहस तेज हो गई। राजस्थान के भाजपा विधायक इस ट्रैक पर थे कि जैसे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कयासों से अलग नाम का ऐलान हुआ, राजस्थान में भी वैसा ही कुछ होगा। 12 दिसंबर को राजस्थान में विधायक दल की बैठक हुई। 115 विधायक एक कमरे में जमा हुए। दिल्ली से आए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के पहले एक फोटो सेशन हुआ। राजनाथ आगे बैठे हुए थे और उनके बगल में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया बैठी हुई थीं। कुछ और भी वरिष्ठ नेता थे जो आगे ही बैठे हुए थे और पीछे तमाम युवा और तुलनात्मक रूप से जूनियर नेता खड़े थे। पीछे की ही पंक्ति में खड़े थे जयपुर के सांगानेर से विधायक भजन लाल शर्मा। कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। राजनाथ सिंह और वसुंधरा आपस में कुछ बात कर रहे थे और वसुंधरा के हाथ में एक सफ़ेद रंग की पर्ची थी। इस तस्वीर के वायरल होते होते राजस्थान के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया, भजन लाल शर्मा। क्या परिचय है इनका? भजन लाल शर्मा राजस्थान के भरतपुर के अटारी गांव के रहने वाले हैं। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, भरतपुर के जिलाध्यक्ष भी रहे और जयपुर की सांगानेर सीट से फिलहाल विधायक हैं। लंबे समय से संगठन में एक्टिव रहे हैं। 4 बार पार्टी के प्रदेश महामंत्री बने। जब मुख्यमंत्री बने तो भी इसी पोस्ट पर काम कर रहे थे। भजन लाल शर्मा साल 2003 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय नदबई सीट से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। उसके पहले सरपंच का चुनाव भी लड़कर हार दर्ज की थी। इनका अपना ट्रांसपोर्ट का काम है। भाजपा के केंद्रीय ऑफिस की नज़र में तब प्रमुखता से आए जब गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया जा रहा था। लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा के लिए देश भर से लोहे की पुकार की गई। भरतपुर और आसपास के इलाकों में इस मुहिम को सफल बनाने की कमान भजन लाल शर्मा को दी गई। उन्होंने प्रमुखता से लोगों से लोहे का दान करवाया। इस तरह पार्टी और संगठन दोनों में उनका कद बढ़ा। साल 2023 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा। भजन लाल शर्मा ने अपनी ख्वाहिश जारी की। वो भरतपुर से ही सटी हुई नदबई सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने इनकार किया। भाजपा उन्हें हर हाल में विधानसभा पहुंचाना चाह रही थी, तो भजन लाल शर्मा को आदेश दिया गया, आपको सांगानेर सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। जो भी लड़ता है जीतता ही है। भाजपा ने भजन लाल शर्मा को विधानसभा पहुंचाने के लिए सांगानेर के सिटिंग विधायक से भी बैर लिया। सिटिंग एमएलए अशोक लोहाटी का टिकट काट दिया गया। चुनाव हुए। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,000 वोटों से हराकर सीट अपने नाम की और अब मिली है मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हें। कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा की संगठन की पारी देखते हुए उन्हें पहले टिकट और बाद में कुर्सी इनाम में दी गई है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजन लाल शर्मा ने कहा कि हम भरोसा दिलाते हैं कि राजस्थान के सभी विधायक लोगों की आशाओं पर खरे उतरेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम राजस्थान के सभी इलाकों का सर्वांगीण विकास करेंगे। मेरे से जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये राजस्थान की सेवा का मौका दिया है। निश्चित रूप से मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी कि एक वो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ राजस्थान में आई और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके पिता ने भी मीडिया से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सब ईश्वर की मर्जी, आप लोगों की मेहरबानी है। कितना संघर्ष किया भजन लाल ने आपके? बहुत करो है। आपको उम्मीद थी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? हाँ, भगवान। भजन लाल शर्मा के नाम के साथ 2 डिप्टी सीएम, एक विधानसभा स्पीकर का भी नाम सामने आया है। पहली डिप्टी सीएम है दिया कुमारी। लंदन से इन्होंने पढ़ाई की है। साल 2013 में सवाई माधोपुर सीट से विधानसभा पहुंची। साल 2019 में राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। साल 2023 में
विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई। सांसद पद से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। दूसरे डिप्टी सीएम हैं प्रेमचंद बैरवा। साल 2013 में दूदू सीट से जीत कर ये विधानसभा पहुंचे थे। साल 2018 में इसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल नागर से ये हार भी गए थे। साल 2023 में इन्हें भाजपा ने फिर टिकट दिया और इस बार ये जीते भी। अब बारी विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की। साल 2003 में पहली बार अजमेर नॉर्थ से विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। लगातार 5 बार इस सीट से विधायक चुने जा रहे हैं ये। इन ऐलानों के साथ प्रतिक्रियाएं भी आई। हर खेमे ने कुछ कुछ कहा ही है, इन सबको आप सुन लीजिए। हर जगह जमीन से जुड़े पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं को और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई है और बीजेपी में किसी को अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं लोग और मेरी शुभकामना है, बधाई है और ये तीनों लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने अपने राज्य को और चला पाएंगे। जो राहुल जी जो कहते हैं उनका असर मोदी जी पे होते हैं। जब राहुल जी कास्ट सेंसस के बारे में कह चुके हैं तो एक के बाद एक राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो उसी समीकरण के मुताबिक बनते हैं, जहां कास्ट मतलब जातिगत समीकरण ठीक रहे। अगले दिन ये कह पाए देखो मैं तो कास्ट समीकरण मान के ही सब कुछ करते हैं, मतलब फिर राहुल जी की आगाहों में मोदी जी चलने लगे। लेकिन भजनलाल शर्मा जी संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता हैं। लंबे कालखंड तक पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। वो दल के लिए समर्पित हैं, विचार के लिए समर्पित हैं और कार्यकर्ताओं में उनके चयन से एक अच्छा संदेश गया है। ये हुई प्रतिक्रियाएं। अब उन क्रियाओं पर आते हैं जिनसे चलकर राजस्थान के सीएम का नाम तय हुआ। चुनाव के नतीजे आने के साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, बाबा बालकनाथ का नाम चलने लगा। नवनिर्वाचित विधायकों की अलग अलग नेताओं के यहाँ बैठकें भी शुरू हो चुकी थी। कुछ नेता दिल्ली आना जाना भी कर चुके थे। कुछ की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग के ब्यौरे भी आ गए थे। हर तरफ कंफ्यूजन फैला हुआ था। भाजपा ने कंफ्यूजन दूर करने की तैयारी शुरू की। राजस्थान के लिए 3 पर्यवेक्षक तय किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े। जानकार बताते हैं कि भाजपा के लिए ये पहला मौका था जब वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर इस घनघोर ऊहापोह में फंसी थी। खासकर पोस्ट 2014 समयावधि में तो ये पहली ही बार था, वरना उसके पहले लंबे समय तक राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आने पर अशोक गहलोत कुर्सी पर आते थे। भाजपा की सत्ता आने पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती थी, लेकिन कई मजबूत प्रत्याशी इस बार विधायक बने तो कन्फ्यूजन कुछ बढ़ गया। ये कन्फ्यूजन तब और बढ़ गया जब भाजपा के कई सांसद विधायक चुन लिए गए और संसद की सदस्यता से इन्होंने इस्तीफा भी दिया। तो ये जो पर्यवेक्षकों की टीम राजस्थान आई, उस टीम के पास एक ही लक्ष्य था, सही सर्वे के बाद सही नाम का चुनाव करना और विरोध में कोई स्वर उपजे तो उसे शांत करना। और सब कुछ हो चुकने के बाद भजनलाल शर्मा का नाम तय हुआ। हमने जानकारों से पूछा कि बड़े नामों की अटकलों के बीच भजनलाल शर्मा का नाम कैसे आ गया, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाजपा की जो परिवर्तन संकल्प यात्रा थी जो 25 सितंबर को जयपुर में खत्म हुई थी चुनाव से पहले, उसकी सारी जिम्मेदारी उसमें जो मंच की और उसमें जो भीड़ थी या उस सभा की सारी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा की थी। और भजनलाल शर्मा ने उस मीटिंग को एक सफल आयोजन में बदला। उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भजनलाल चहेते रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी जयपुर में आते हैं या जब भी कहीं राजस्थान में आते हैं तो उनके साथ में जो एयरपोर्ट से या जो जहां से उनका फ्लाइट उतरी है या जहां से उनकी जो हवाई जहाज उतरा है वहां से उनके साथ कोई व्यक्ति आता था तो वो भजनलाल शर्मा होते थे। तो भजनलाल शर्मा और करीब आधे घंटे तक, एक घंटे तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी भजनलाल शर्मा से अकेले में बातचीत किया करते थे। तो आप देखिए कि ये उनके नजदीक रहे हैं और राजस्थान से संबंधित कोई भी इनपुट होता था या कोई भी चीजें होती थी तो वो उनके साथ भजनलाल शर्मा शेयर किया जाते थे। जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी गई तो लाजमी है कि कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे, जिनमें से कुछ विधायक भी थे। कयासों में वसुंधरा राजे का नाम भी लिया जा रहा था।
भजनलाल शर्मा तो वसुंधरा के करीबी ही बताए जाते हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक के पहले ही वसुंधरा राजे अपने आवास पर विधायकों की बैठक कर चुकी थी। उससे ये चर्चा उफान पर आ गई थी कि वसुंधरा को केंद्रीय नेतृत्व से इशारा मिल गया है। आज तक के पत्रकार संयम श्रीवास्तव अपनी एक रिपोर्ट में लिखते हैं कि बीजेपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना ग्रीन सिग्नल के अपने घर पर विधायकों को परेड करा दे। दूसरी ओर वसुंधरा राजे ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। तो क्या वो आर्म ट्विस्ट कर रही थी? वो करना क्या चाह रही थी और क्या उनकी जुगत से कोई समीकरण में परिवर्तन भी हो गया? सुनिए पत्रकार आनंद चौधरी क्या कह रहे हैं। देखिए कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, अब वैसा केंद्रीय नेतृत्व नहीं रहा जो पहले होता था। पहले प्रेशर या दबाव से केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास में लिया जा सकता था या उन पर दबाव डाला जा सकता था, लेकिन अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। तो उन पर जो वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई दबाव होगा या वो दबाव में कुछ काम करेंगे। पहले अगर अपन देखें तो 2012 में वसुंधरा राजे ने ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स की थी जब राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता का जो को लेकर जब चयन होना था, तब वसुंधरा राजे अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंच गई थी और दिल्ली में उसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था और उसके बाद में वसुंधरा राजे की बात माननी पड़ी थी। गुलाब चंद कटारिया जो राजस्थान में पैरेलल यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको रोक दिया था। लेकिन आज का जो दौर है उसमें वो कहीं भी कतई भी ये नहीं होगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स से उन पर दबाव बनाया जा सकता है। वो उस वक्त हो सकता था या उस समय हो सकता था जब भाजपा की सीटें 100 से कम होती, लेकिन आज भाजपा 115 सीटें जीती हुई हैं और 7 जो निर्दलीय चुनकर विधायक आए हुए हैं वो उनके समर्थक हैं। तो ऐसे में भाजपा किसी प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर मुख्यमंत्री का घोषणा करेगी या नाम तय करेगी, इसकी संभावना अभी नजर नहीं आती। अब आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो राजनाथ सिंह वसुंधरा से अलग एक कमरे में मिले। खबरों के मुताबिक राजनाथ सिंह के पास पहले ही मुख्यमंत्री का नाम मौजूद था। उन्होंने वसुंधरा से साफ कह दिया, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। 10 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। वसुंधरा के सामने भजनलाल शर्मा का नाम रखा गया, वो मान गई। फिर विधायकों को भी ये सूचना दे दी गई और फिर हो गया ऐलान। अब सवाल उठता है कि वसुंधरा राजे को मनाया कैसे गया? साथ में उन नेताओं को नत्थी कर दें जिनके नाम आगे चल रहे थे, उन्हें भाजपा ने कैसे समझाया? राजनाथ सिंह समेत तमाम पर्यवेक्षकों ने क्या किया इसके लिए? सुनिए एक्सपर्ट्स को। देखिए, भजनलाल शर्मा के बारे में ये माना जाता है कि वो राजस्थान में किसी भी गुट से नहीं जुड़े हुए। राजस्थान की भाजपा को अगर अपन देखें तो भाजपा में कई खेमे हैं, कई गुट हैं। वसुंधरा राजे का अलग गुट है, गजेंद्र सिंह शेखावत का अलग गुट है, सतीश पूनिया का अलग गुट है, सीपी जोशी का अलग गुट है और इस तरह से कई गुटों में भाजपा बटी हुई है। लेकिन भजनलाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी गुट से ताल्लुक नहीं रखते, वो सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के प्रति और भाजपा के जो संगठन है उसके प्रति वफादार है और उसका उनको फायदा भी मिला है। आप देखिए कि 3 प्रदेशाध्यक्षों के साथ में प्रदेश महामंत्री का दायित्व अकेले भजनलाल शर्मा ने निभाया है। तो 3 जो प्रदेशाध्यक्ष बने भाजपा के, उनके साथ में लगातार इन्होंने काम किया और केंद्रीय नेतृत्व को जो भाजपा के जो संगठन है वहाँ से जो निर्देश मिलते हैं उनको लागू करना, उनको अमल में लाना, ये सारा जिम्मा भजनलाल शर्मा का है। और अब है नए सीएम डेजिग्नेट भजनलाल शर्मा। ये तो हो गई राजस्थान की बात, लेकिन ऐसे ही इक्वेशन की चर्चा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर हो रही है। पहले आते हैं मध्य प्रदेश पर। यहाँ भी बीजेपी सरप्राइज मोड में थी। डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया गया। कौन है ये? लंबे समय से संघ और एबीवीपी से जुड़े रहे। 2004 आते आते वो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हो गए। साल 2011 में मोहन यादव को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। साल 2013 वो उज्जैन दक्षिण सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे इसी सीट से। जब मोहन यादव को सीएम बनाया गया, उनकी नाम की घोषणा हुई तो बहुत सारे नाम तब चल रहे थे ऑलरेडी। शिवराज खुद बहुत बड़े दावेदार थे। वैसे उन्होंने पहले कह भी दिया था कि मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन दावेदार थे। तो नरेंद्र सिंह तोमर थे, प्रहलाद पटेल जैसे नेता थे, इन सबका नाम चल रहा था। इतने बड़े नामों के बीच मोहन को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया होगा? वो भी भजनलाल की तरह संघ से जुड़े रहे हैं, तो क्या उनके नाम पर भी संघ की ही मोहर लगी? इस पर हमने मध्य प्रदेश से छपने वाले पीपल समाचार के स्टेट एडिटर मनीष दीक्षित से बात की। इनके पीछे जो मोटिव हमको समझ में आता है कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, कांग्रेस है उसमें जनता दल है, उसमें समाजवादी पार्टी है, ये लोग जातीय जनगणना और ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उसमें बनाया हुआ है।
तो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर यादव मुख्यमंत्री बनने का असर उत्तर प्रदेश बिहार में भी होगा, क्योंकि वो दोनों राज्य भी, अभी तो लोकसभा है, लोकसभा के बाद बिहार में इलेक्शन भी होंगे, तो ये जातिगत समीकरण साधने के लिए। और ये मैसेज एक आम पब्लिक में एक मैसेज गया कि बीजेपी जो है, बीजेपी में कार्यकर्ता कहीं से कहीं पहुंच सकता है। ये आप देखेंगे कि देश भर में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर अधिकांश जगह जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री होती है, वो संघ से कनेक्टेड व्यक्ति को ही दी जाती है, क्योंकि संघ का अपना एजेंडा, या संघ जिस तरह की चेंजेस चाह रहा है पाठ्यक्रम में, या जो वो इनोवेशन चाह रहे हैं, जो भी अपनी शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें, तो संघ से बिल्कुल कनेक्टेड थे। और उज्जैन वैसे भी संघ का गढ़ रहा है, और यहाँ पर एक संघ के बड़े पावरफुल नेता हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि उनका भी एक जिसको वरद हस्त था इनके ऊपर, सुरेश सोनी जी। और बाकी एज अ मिनिस्टर इन्होंने जो काम किए संघ की पॉलिसीज को आगे ले जाने के लिए, मुझे लगता है अब यही स्टेट में भी यही लागू या देखने को मिलेगा हमको आगे। मोहन यादव के अलावा मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बने हैं। दोनों लोग अच्छे खासे अनुभव वाले हैं। एक बार हैं, इनमें से एक हैं 7 बार के विधायक जगदीश देवड़ा। इस बार मल्हारगढ़ सीट से विधानसभा पहुंचे हैं। 1980 से ही भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहे हैं। मोर्चे में मंडलाध्यक्ष रहे हैं, जिला महामंत्री रहे हैं और जिलाध्यक्ष के पद पर भी पहली बार 1990 में विधायक बने। देवड़ा ने इकोनॉमिक्स में एमए किया है और पिछली भाजपा सरकार में वित्त मंत्रालय ही संभाल रहे थे। देवड़ा के अलावा बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाया है। वो रीवा से विधायक हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार के अलावा उमा भारती और बाबूलाल गौर की भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सीनियर हैं। ऊर्जा, खनिज से लेकर जनसंपर्क और पब्लिक हेल्थ तक के तमाम विभाग ये संभाल चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला विंध्य में भाजपा के कद्दावर ब्राह्मण फेस माने जाते हैं। इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया गया स्पीकर। हमने आपको पहले बताया कि एमपी में सीएम की रेस में कई दिग्गज चेहरे शामिल थे। जब मोहन यादव का नाम फ्लोट हुआ तो गतिरोध अपेक्षित था। ऐसा गतिरोध शांत कराने के लिए दिल्ली से पर्यवेक्षक पहले ही पहुंच गए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण गए थे और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा भी गई थी मध्य प्रदेश पर्यवेक्षक बनके। इन ऑब्जर्वर्स ने तमाम गतिरोधों को शांत कराया। शिवराज जैसे कद्दावर नेताओं को राजी किया कि वो कमान मोहन यादव के हाथ में दें। ये कैसे संभव हुआ, सुनिए मनीष दीक्षित को। अगर बेसिक बात करें जो शिवराज सिंह चौहान की, कि वो लॉबिंग में नहीं पड़े। अगर वो जैसे जिस तरह से आप देखिए राजस्थान में वसुंधरा भी अड़ी हुई है, शिवराज सिंह चौहान उस लेवल पर नहीं गए। और ये शायद सबको संगठन में और संघ में ये सबको इस बात का इल्म होगा कि शिवराज सिंह चौहान जो है उनको इजीली मनाया जा सकता है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पार्टी या पार्टी को कोई डैमेज हो। देखिए बीजेपी में जिस तरह से पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है, ये एक आई वॉश रहता है हम आपके लिए, सबके लिए, क्योंकि नाम पहले से तय होता है और जो पर्यवेक्षक है उसको एक समय बता दिया जाता है कि साहब इतने बजे जो है हम आपको मैसेज करेंगे, तो आप वो नाम अनाउंस कर देना। मध्य प्रदेश के बाद चलते हैं छत्तीसगढ़। भाजपा ने यहां पर भी तमाम कयासों के विपरीत मुख्यमंत्री बनाया विष्णुदेव साय को। लेकिन इस सरप्राइज का लेवल मध्य प्रदेश और राजस्थान सरीखा नहीं था, क्योंकि विष्णुदेव साय उन संभावितों में थे जिनके नाम चल रहे थे सीएम के लिए। हालांकि सीनियरिटी और दूसरे लिहाज से राजनीतिक जानकार दूसरे नामों की चर्चा ज्यादा कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले गृहमंत्री अमित शाह के भाषण का वो हिस्सा सुन लीजिए जब उन्होंने विष्णुदेव साय को लेकर कहा था कि उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। आप जिताइए, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा। देश को सुरक्षित करने का माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। मुझे बताओ, विष्णुदेव साय को जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं जीतते भाई, जोर से बोलो, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। ये वीडियो 9 नवंबर का है, 2023 का ही, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का, जहां से विष्णुदेव साय इस बार विधायक बने। लेकिन तब इसे लोगों ने
इस नजरिए से नहीं देखा था कि अमित शाह भावी सीएम की बात कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया, लोगों ने इस भाषण को शेयर करना शुरू कर दिया और इसके निहितार्थ निकाले जाने लगे। वैसे ओपी चौधरी को लेकर भी इस तरह का भाषण दिया गया था। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या करीब 32% है। बीजेपी ने इस चुनाव में आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 29 में से 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए माना जा रहा था कि बीजेपी आदिवासी चेहरे को आगे कर सकती है। हुआ भी वही। विष्णुदेव साय 2 साल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इस बार जिस कुनकुरी सीट से वो जीत कर आए वो सरगुजा संभाग में आता है। इस बार बीजेपी ने सरगुजा संभाग में आने वाली सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज की और इस जीत में विष्णुदेव साय की भूमिका भी अहम बताई गई। इसलिए जैसा कि पहले हमने बताया, उनका नाम इतना भी बड़ा सरप्राइज नहीं था। 59 बरस के विष्णुदेव साय साल 1999 से 2014 तक लगातार 4 बार रायगढ़ से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में 1990 से 1998 तक विधायक रहे और उससे पहले पंच और सरपंच रहे हैं। ठेठ भाषा में कहें तो साय पुराने चावल हैं, बहुत पुराने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस्पात, खनन और श्रम विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे ये। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें मैदान में नहीं उतारा क्योंकि पार्टी ने 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने किसी भी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया था। लेकिन अब बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। चर्चा दूसरे नामों पर भी हो रही थी, लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनी ही सही। कैसे, ये समझने के लिए हमने बात की छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार से। जिन लोगों को ये लग रहा है कि विष्णुदेव साय एक नया चौंकाने वाला नाम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ को पिछले कुछ महीनों में लगातार देखा नहीं है। छत्तीसगढ़ में ये नाम बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है। जो 3-4 नाम चर्चा में बने हुए थे, उनमें विष्णुदेव साय का नाम सबसे प्रमुखता से लिया ही जाता था। आदिवासी नेताओं के बीच में भी विष्णुदेव साय सबसे प्रमुख आदिवासी नेता थे, जिनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। सेंट्रल लीडरशिप के साथ इनका इंटरेक्शन इसलिए अच्छा है कि ये भाजपा के 4 बार के सांसद रहे हुए हैं, अलग अलग समय चुनाव लड़कर, और सांसद राज्यसभा के नहीं रहे, लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा है। दूसरी बात यह है, 3 या 4 बार के सांसद रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी के साथ 2014 से 2019 तक ये राज्य मंत्री भी रहे हुए हैं, तो मोदी व्यक्तिगत रूप से इनको जानते हैं। शाह और भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप इनको सीधे जानती है। एक बात और है, राज्य में आदिवासी आबादी दूसरा सबसे बड़ा घटक है। राज्य के पत्रकार बताते हैं कि केंद्र के साथ करीबी होने के अलावा ये विष्णुदेव साय के पक्ष में काम करने वाला फैक्टर था कि वो इसी समुदाय से आते हैं। अजीत जोगी के बाद विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। साय रमन सिंह के करीबी भी रहे हैं। रमन सिंह खुद 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब उन्हें बनाया गया है स्पीकर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। पहला नाम है अरुण साव का और दूसरा नाम है विजय शर्मा का। अरुण साव सीएम की रेस में थे। अगस्त 2022 में ओबीसी वर्ग से आने वाले अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम के नामों में जाति के समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ की आबादी में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 45% है, सबसे बड़ा घटक है। राज्य में साहू समाज की ओबीसी वर्ग में आबादी करीब 20 से 22% है। इसी तरह विजय शर्मा के नाम पर अगड़ी जातियों को भी खुश करने का काम किया गया है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन है। विजय शर्मा कवर्धा से विधायक हैं। भूपेश बघेल के करीबी मोहम्मद अकबर को चुनाव में इन्होंने हराया था। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। कौन थे ये? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम। राज्य में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम चुनने में इन पर्यवेक्षकों की क्या भूमिका रही, ये तो हमें नहीं पता। रमन सिंह को क्यों किनारे किया गया और समझाने की नौबत अगर आई तो बात को कैसे संभाला गया, इन सवालों पर सुनिए सुनील कुमार के जवाब। रमन सिंह को खुद मुख्यमंत्री बनाना नहीं है, ये पार्टी ने तय किया। उसकी एक वजह यह है, जातिगत आधार पे इन तीनों राज्यों पे एक साथ तय होने थे। दूसरा ये है कि रमन सिंह 15 बरस मुख्यमंत्री रहे, 5 बरस से वो विपक्ष में हैं, विधायक हैं। अभी अगला 5 साल जो है, इसके लिए भाजपा को या किसी भी समझदार पार्टी को अपनी एक नई पीढ़ी तैयार करनी पड़ती है। अगर आप क्रिकेट में पुराने ही बॉलर्स को, जो तजुर्बेकार बॉलर हैं, केवल उन्हीं को मौका देंगे तो नए बॉलर कभी तैयार नहीं हो सकेंगे।
तो मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जो तय किया है एक नए मुख्यमंत्री का फैसला, ये अच्छा है। जैसे कि घोषणा हुई है या चर्चा हुई है कि रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, तो वो रमन सिंह के लिए भी एक सम्मानजनक जगह है कि इतने वरिष्ठ हैं, विधानसभा अध्यक्ष का दर्जा सम्मान का रहता है, तो 5 साल वो वहां पे रहेंगे। 5 साल वो 75 साल की उम्र पार कर चुके रहेंगे, तो उसके बाद लोगों को जगह खाली भी करना चाहिए दूसरों के लिए। अब एक बड़ा सवाल, व्यापक असर वाली बात करते हैं। राजनीति में जाति अभी भी एक जरूरी फैक्टर है, फैक्ट है। प्रत्याशी से लेकर प्रधानमंत्रियों तक की जातियां लिखी जाती हैं, बताया जाता है जब कैबिनेट एक्सपांशन होता है कि इतने ओबीसी, इतने एससी, इतने एसटी। भजनलाल शर्मा की जाति का भी जिक्र होता है, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से। तो क्या भाजपा किसी सोशल इंजीनियरिंग की ओर बढ़ना चाह रही है जिसका असर साल 2024 के लोकसभा के मैदान में देखने को मिले? सुनिए जानकार क्या मानते हैं। एक तो बीजेपी ने जो ओबीसी पॉलिटिक्स है, जाति जनगणना की पॉलिटिक्स है, उसको वो 4 कदम आगे ले जा चुके हैं, जहां पे वो उस कम्युनिटी में जो उनका हिंदुत्व का एलिमेंट है उसको खड़ा कर चुके हैं। फिर सेकेंडली जो उनमें डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज है उसमें वो पॉइंटेड डिलीवरीज जो है वो दे रहे हैं सोशल सेक्टर स्कीम्स की। प्लस उसको उन्होंने आगे बाइफरकेट किया है कि एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ओबीसी है, एक नॉन एग्रीकल्चर ओबीसी है। जो नॉन एग्रीकल्चर ओबीसी है उसके लिए जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है और उनके लिए टारगेटेड स्कीम्स भी हैं। और इसका रियल टेस्ट होगा जब ये इशू को उत्तर प्रदेश में और बिहार में जब जो इलेक्शंस होंगे उसमें डील किया जाएगा, तो रियल टेस्ट उस वक्त होगा। क्योंकि जो ये जनता दल की पुरानी पार्टियां हैं उनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है, लेगेसी भी है और उसको नीचे लेके जाने की कवायद भी है। वहां जाके भाजपा का टेस्ट होगा। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। आप ललन टॉप का अगला वीडियो देखें उससे पहले एक जरूरी सूचना है। सफाई के शहर इंदौर में फिर हिस्सा बनिए लिट चौक का। ललन टॉप है लिट चौक का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर। हिस्सा लेने के लिए पहुंचिए 15, 16 और 17 दिसंबर 2023 को इंदौर के गांधी हॉल। यहाँ मिलेंगी एक से बढ़कर एक हस्तियां, जाने माने नाम, जिन्हें आप देखेंगे, सुनेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी। तो इंदौर कर रहा है इंतजार, हिस्सा बनिए लिट चौक का।